जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज 19 सितंबर है और आज हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की और उसके साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानते हुए चलेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हाल ही में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के क्षेत्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। आपको पता है कि अगर हम ग्रैंड मास्टर के खिताब की बात करेंगे तो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब होता है बच्चों, इसका संबंध जो है वो आपका किससे होता है, शतरंज से होता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के। तो भारत के बच्चों अगर हम क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो ये कौन बने, आपके प्रणव आनंद। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके 75वें ग्रैंड मास्टर की, कि 75वें ग्रैंड मास्टर जो है वो आपके कौन बने थे, तो ये बने थे बच्चों बी प्रणव। कौन बने थे, आपके बी प्रणव जो है ये आपके 75वें ग्रैंड मास्टर थे। और 76वें ग्रैंड मास्टर की अगर बात करेंगे तो ये कौन बने, आपके प्रणव आनंद। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अगर हम जानेंगे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, अगर हम बच्चों बात करेंगे कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो आपकी कौन बनी है, तो ये बच्चों बनी थी आपकी सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। कौन बनी थी बच्चों, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी जो है ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका भारत का पहला ग्रैंड मास्टर। पहली महिला ग्रैंड मास्टर आपकी कौन है, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। लेकिन अगर पहली महिला पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो ये जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद। कौन हो जाएंगे बच्चों, विश्वनाथन आनंद जो है ये आपके पहले ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम विश्वनाथन आनंद की अगर बच्चों बात करेंगे तो इनसे जो है वो आपके रिलेटेड फैक्ट बनते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक आत्मकथा है, इनका इसका नाम जो है वो क्या है बच्चों। अगर हम इनकी आत्मकथा की बात करेंगे तो बच्चों इनकी आत्मकथा हो जाती है आपकी माइंड मास्टर। क्या हो जाती है बच्चों, माइंड मास्टर जो है वो इनकी आत्मकथा है। और अगर बात करेंगे, ये जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता थे, यानी कि सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो इन्हीं को दिया गया था। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो इन्हीं को प्रोवाइड किया गया था और इस पुरस्कार को इन्होंने सन 1991-92 में प्राप्त किया था, जिस वर्ष जो है वो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है बच्चों, तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे अभिमन्यु मिश्रा। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो बच्चों कौन हो जाएंगे, आपके अभिमन्यु मिश्रा। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो ये जो है वो आपके कौन है, अभिमन्यु मिश्रा, जो कि आपके कहाँ के हैं बच्चों, यूएसए के। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, यानी कि भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो भारत का जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है ये आपके हो जाते हैं बच्चों डी गुकेश। कौन हो जाते हैं बच्चों, डी गुकेश जो है ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, वो आपका हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगी, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की अगर बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे बच्चों, डी गुकेश। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिथियम। लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो Li जो है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों वो कितना होता है, 2। सॉरी 3 जो है वो इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर हम बात करेंगे लिथियम की तो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है वो सबसे पहली कहां पर आपकी इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है वो बच्चों अभी कहां पर हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर हम आंध्र प्रदेश की बच्चों बात कर लेंगे तो आपको पता है कि इसका गठन जो है वो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन होता है। और आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था ये, भाषा आधार गठित पहला राज्य था ये। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो बच्चों वर्तमान में कैपिटल जो है वो आपकी क्या है बच्चों, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अमरावती। पहले अगर हम बात करेंगे, कभी एक आपका एकमात्र ऐसा राज्य हुआ था जिसकी 3 राजधानियां थी। तो भारत का जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी 3 राजधानियां थी, जो कि आपकी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। लेकिन बाद में इस जो है वो विधेयक को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से केवल एक राजधानी रही इसकी, कौन सी, आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इससे 2 जून 2014, अगर हम 2 जून 2014 की बात करेंगे तो 2 जून 2014 को अलग होकर के इससे एक राज्य बना था आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था बच्चों, तेलंगाना। और अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे, इसकी राजधानी हैदराबाद थी और इसी की राजधानी हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की
2024 तक जो है वो आपकी प्रस्तावित राजधानी बोला गया था। ठीक है, और इसके बाद में जब ये कहा गया कि जब ये अपनी राजधानी को बना लेगा तब जो है वो इसकी राजधानी दूसरी हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की, अगर वर्तमान में इसके सीएम की बात करेंगे बच्चों, तो इसके जो सीएम है आपके वो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में इसके सीएम जो है वो बच्चों कौन होंगे? आपके जगन मोहन रेड्डी। और अगर बात करेंगे कि वर्तमान में जो है वो इसके गवर्नर कौन होंगे, तो अगर गवर्नर की बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे आपके विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन हो जाएंगे बच्चों? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो इसके वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। अगर बात करेंगे आपका विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो वर्तमान में इसके गवर्नर होंगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आपको पता है बच्चों, पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान था, लेकिन पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला जो दूसरा जो राज्य था बच्चों वो आपका कौन सा था? तो सेकंड स्टेट था, ये भी आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड स्टेट जो है वो बच्चों कौन बना था? आपका आंध्र प्रदेश बना था। और इसके अंदर जो है वो आपकी भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का जो है वो उद्घाटन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अगर बच्चों इसकी बात कर लेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये आपका कब आया था, तो ये बच्चों आया था आपका 22 दिसंबर सन 1953 में। लेकिन अगर बात करेंगे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 30 दिसंबर 1955 को जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और इसके बाद में 30 दिसंबर 1955, और इसके बाद में अगर हम बच्चों बात करेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, यानी कि एक्ट जो था, ये बच्चों कब आया था? 1956 में। राज्य पुनर्अधिनियम एक्ट जो है वो आपका अधिनियम जो है वो कब आया था? 1956 में। और अगर बात करेंगे इसके तहत आपको पता होगा कि 14 नए राज्य बनाए गए थे और 6 जो है वो आपके यूटी बनाए गए थे इस अधिनियम के तहत। अगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों, तो इसके अध्यक्ष जो है वो आपके कौन थे? फजल अली। इसके अध्यक्ष जो है वो बच्चों कौन थे? आपके फजल अली। और इसके जो है वो आपके टोटल 2 सदस्य थे। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो 2 सदस्य जो है वो कौन थे? 3 सदस्यीय आयोग बना था जिसमें एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। अध्यक्ष जो है वो आपके फजल अली थे, सदस्य कौन कौन थे ये आप बताइएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बने हैं? अभी जो है वो करंट में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर कितने नए जिले बनाए गए? तो आपको पता है पहले जो है वो आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे और अब 13 जिले जो है वो नए बनाए गए हैं। टोटल जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चों कितने जिले हो गए? आपके 26 जो है वो जिले बन चुके हैं। ठीक है, कितने जिले बन चुके हैं बच्चों? 26 जिले बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 8 चीतों को, आपको पता है कि अभी जो है 17 सितंबर को जब आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन जो है वो आपके 8 चीतों को, आपको पता है कि जो चीता प्रजाति है वो हमारे यहाँ लुप्त हो चुकी थी, उसको दोबारा से लाने के लिए एक योजना जो है वो आपकी शुरू की गई थी जिसका नाम था बच्चों पुनरुत्थान योजना। ठीक है, पुनरुत्थान योजना की अगर हम बात करेंगे, पुनरुत्थान योजना जो है वो बच्चों आपकी शुरू की गई थी। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके तहत जो है वो आपके 8 जो है वो चीते किस कंट्री से लेकर के आए गए, ये बात पूछी गई बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नामीबिया। नामीबिया की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे बच्चों की, इसकी जो कैपिटल है आपकी वो क्या है? तो अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे नामीबिया की बच्चों क्या हो जाती है? विंड होक जो है वो इसकी कैपिटल है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो नामीबियाई डॉलर जो है वो इसकी मुद्रा है। नामीबियाई डॉलर जो है वो क्या है? इसकी मुद्रा है। अगर हम बच्चों बात करेंगे कि जो आपकी पुनरुत्थान योजना है जो कि 17 सितंबर को जो है आपकी 8 चीतों को ला करके शुरू की गई, अगर हम बात करेंगे कि इस योजना का शुभारंभ जो है वो कहां पर किया गया था? ठीक है बच्चों, तो इस योजना का शुभारंभ जो है वो आपका किया गया था कूनो पालपुर। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये जो है वो बच्चों आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं पर जो है वो आपका इस योजना को जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो किस कंट्री से लेकर के आए गए बच्चों? नामीबिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं T x2 पुरस्कार, ये जो है वो आपका टाइगर के लिए दिया जाता है। जिससे टाइगर की अगर हम बात करेंगे, बाघ जो कि हमारा इस समय वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अगर हम बात करेंगे बच्चों T x2 पुरस्कार, टाइगर रिजर्व पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो बच्चों ये भारत में 2 बार मिल चुका है, याद रखना, एक बार 2020 में और एक बार 2022 में। 2020 में अगर हम बात करेंगे तो ये किसे मिला था बच्चों? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। किसे मिला था? आपका पीलीभीत
टाइगर रिजर्व को मिला था। और 2022 में अगर बात करेंगे बच्चों तो ये किसे मिला है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसे मिला है बच्चों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि आपका कहां पर स्थित है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों तमिलनाडु। और ये टाइगरों की संख्या को दोगुना करने के लिए दिया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है वो बच्चों कब की गई थी आपकी 1973 के अंदर। कब की गई 1973 में। आगे अगर बात करते हैं भारत के जो है नए महान्यायवादी कौन बने हैं, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। अगर हम बच्चों महान्यायवादी की बात करेंगे तो आपको पता है कि महान्यायवादी जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है बच्चों। भारत के सर्वोच्च यानी कि सरकार को अगर किसी भी मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई भी काम होता है उस पर अगर सरकार को सलाह लेनी है तो वो किससे लेती है महान्यायवादी। जैसे कि आपका सेंट्रल में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार में राज्य का जो है वो आपका महाधिवक्ता अलग से होता है। तो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी कि एक राज्य में अगर हम सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की बात करेंगे तो महाधिवक्ता होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि सेंट्रल में जो आपका कानूनी अधिकारी होता है सबसे बड़ा वो कौन होता है महान्यायवादी। इसकी चर्चा की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है बच्चों आर्टिकल नंबर 76 है। और अगर हम बात करेंगे इसके लिए जो आर्टिकल बना है बच्चों वो कौन सा आर्टिकल नंबर 76। और इसके लिए जो 76(1) है ना इसके तहत ही जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है वो इसको शपथ कौन दिलाता है यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इसकी नियुक्ति की जाती है। तो महान्यायवादी आपका एक संवैधानिक पद है जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में है। और 76(1) के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है वो इसकी नियुक्ति करता है और भारत का ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये कौन बने हैं तो ये बने हैं आपके मुगल रोहतगी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये इनका दूसरा कार्यकाल है यानी कि इनको जो है वो दूसरी बार बनाया गया है। देखिए अगर हम बच्चों बात करेंगे तो 2014 से लेकर के 2017 तक जो है ये आपके मुगल रोहतगी ही जो है वो आपके कौन से नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इसको हम दूसरी भाषा में अटॉर्नी जनरल कहते हैं अंग्रेजी में। तो अगर हम बात करेंगे आपका मुगल रोहतगी जो है वो आपके 2014 से लेकर 2017 में भारत के 12वें जो है वो आपके अटॉर्नी जनरल बने थे। इसके बाद में 2017 से लेकर के पहले 2020 तक और फिर उसके बाद में 2 साल उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पहले 2017 से लेकर 2020 तक और फिर 2 साल कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ये आपके कौन बने थे बच्चों के वेणुगोपाल। कौन बने थे के वेणुगोपाल। और ये जो है वो आपके कौन से नंबर के थे ये आपके थे बच्चों 13वें नंबर के। कौन से नंबर के सीजीआई अटॉर्नी जनरल थे 13वें नंबर के। अब जो है वो आपके 30 सितंबर 2022 से दोबारा से जो है वो बच्चों कौन बन जाएंगे मुगल रोहतगी, जो कि आपके कौन से नंबर के होंगे सीजीआई 14वें नंबर के सीजीआई होंगे। कौन से नंबर के बच्चों सीजीआई बनेंगे आपके ये 14वें नंबर के जो है वो सीजीआई बनेंगे। और सीजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी जो है वो आपके 14वें नंबर के बनेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे आपसे क्या पूछा गया भारत का वर्तमान सीएजी की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी अगर हम बात करेंगे तो संविधान के अंदर अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 143 जो है वो आपका सीएजी के लिए यानी कि 143 जो आर्टिकल है ये आपका सीएजी के लिए है जिसमें सीएजी की चर्चा की गई है और ये एक स्वतंत्र पद होता है। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में जो हमारे सीएजी हैं 14वें नंबर के ये जो है वो बच्चों कौन है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जो है वो इसके जो है वो वर्तमान में सीएजी हैं भारत के। एक होता है आपका सीजीए पद भी होता है और सीएजी भी होता है। सीजीए जो होता है बच्चों ये किसके अंडर में काम करता है वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसके लिए कोई भी स्पेशल आर्टिकल नहीं होता है। सीजीए की बात करेंगे कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स, इसका मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स, इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये गिरीश चंद्र मुर्मू ही आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बना था जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। पहले जो है वो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो है वो कौन बने थे ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू ही बने थे। ठीक है इसके बाद में सीजीए की बात करेंगे बच्चों तो सीजीए वर्तमान में कौन है आपकी तो सीजीए वर्तमान में है सोनाली सिंह। कौन है बच्चों वर्तमान में सोनाली सिंह जो कि 26वें नंबर की जो है वो आपकी सीजीए भारत की। भारत के वर्तमान में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर बात करूंगा बच्चों
तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके कौन है, अजीत डोभाल। कौन है बच्चों, अजीत डोभाल जो है वो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। लेकिन अगर मैं डिप्टी एनएसए की बात कर लूंगा कि वर्तमान में जो है वो आपके डिप्टी एनएसए कौन है, तो अगर डिप्टी एनएसए की बात की जाएगी तो ये जो है वो बच्चों कौन है, आपके विक्रम मिश्री। डिप्टी एनएसए जो है वो वर्तमान में कौन है, विक्रम मिश्री, ठीक है, जो कि चाइना मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और जो भारत के एनएसए हैं वर्तमान में अजीत डोभाल, इनको जो है वो पाक मामलों का जो है वो एक्सपर्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगले, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले जस्टिस का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है। यानी कि भारत के जो सीजीआई रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, जिनका हाल फिलहाल में अभी निधन हुआ था, ये सबसे कम कार्यकाल के लिए रहे हैं, इनका नाम क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये भारत के जो है वो 22वें न्यायाधीश थे। कौन से नंबर के सीजीआई थे बच्चों, 22वें जो है वो सीजीआई थे। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये मात्र 18 दिन के लिए जो है वो भारत के सीजीआई बने थे। मात्र 18 दिन मात्र जो है वो भारत के सीजीआई रहे थे। इनका जो है वो हाल फिलहाल में आपका निधन हो गया। लेकिन अगर हम बच्चों बात कर लें वाई चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, तो अगर हम बच्चों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ की अगर हम इनकी बात कर लेंगे तो ये जो है वो बच्चों आपके भारत के 16वें न्यायाधीश थे। कौन से नंबर के न्यायाधीश थे, 16वें न्यायाधीश थे। 16वें सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सबसे अधिक समय तक सीजीआई रहने वाले व्यक्ति थे, सबसे अधिक समय तक। और यानी कि अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है ये आपके 7 सालों तक भारत के सीजीआई रहे थे। यानी कि लगभग 7 वर्ष तक जो है वो ये भारत के सीजीआई रहे थे। तो सबसे कम समय तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन रहे, कमल नारायण सिंह, जो कि मात्र 18 दिन के लिए, लेकिन सबसे अधिक समय तक बात करेंगे 7 वर्षों तक आपके रहे हैं कौन, वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करेंगे अभी करंट में हाल फिलहाल में आपके 49वें सीजीआई जो है वो कौन बने हैं, तो 49वें सीजीआई जो बच्चों बने हैं ये आपके हैं यू ललित। कौन बने हैं बच्चों, यू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। इन्होंने किसका स्थान लिया है बच्चों, इन्होंने स्थान लिया है एनवी रमन्ना। और एनवी रमन्ना जो है वो कौन से नंबर के न्यायाधीश थे, आपके सीजीआई 48वें नंबर के सीजीआई थे। यू ललित की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये जो है वो आपके 3 माह तक जो है वो भारत के सीजीआई रहेंगे। इसके बाद में 49वें के बाद में अगर हम 50वें न्यायाधीश की बात करेंगे, यानी कि 50वें सीजीआई कौन होंगे हमारे भारत के, तो 50वें सीजीआई की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे आपके डी वाई चंद्रचूड़। कौन हो जाएंगे बच्चों, डी वाई चंद्रचूड़, जो कि आपके बी चंद्रचूड़ के जो है वो आपके बेटे हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये भी आपके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जो कि लगभग 2 वर्ष तक अपने रिटायरमेंट तक यानी कि 9 नवंबर ये बनेंगे। कब से, 9 नवंबर 2022 से लेकर के ये 10 नवंबर 2024 तक जो है वो भारत के क्या रहेंगे, सीजीआई रहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे अभी जो आपके 50वें नंबर के सीजीआई बनेंगे वो होंगे डीवाई चंद्रचूड़, जो कि आपके 2 सालों तक रहेंगे। अभी जो 49वें नंबर के बने हैं बच्चों ये यू ललित हैं, जो कि आने वाले 3 माह तक जो है वो आपके भारत के सीजीआई रहेंगे। 30 अगस्त को जो है वो इनका नियुक्ति हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो आपके सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहे उनका नाम क्या है बच्चों, कमल नारायण सिंह। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में महिला न्यायाधीश, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो अगर हम बच्चों कुल संख्या पे चर्चा कर लेंगे तो कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 33+1, यानी कि टोटल 34 है, जिसको 2019 में जो है वो किया गया था। पहले 30+1 था, 33 न्यायाधीश है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन अगर महिला न्यायाधीश की बात करेंगे बच्चों तो वर्तमान में 4 है, और ये सबसे अधिक समय, मतलब पहली बार हुआ है कि 4 महिला न्यायाधीश एक साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। कौन कौन है 4 महिला, पहले में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो बेला एम त्रिवेदी। कौन है, एक है बच्चों बेला एम त्रिवेदी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बच्चों जस्टिस हिमा कोहली, तीसरे नंबर पे अगर बच्चों बात करेंगे तो हो जाएंगी आपकी इंदिरा बनर्जी। कौन हो जाएंगी बच्चों, इंदिरा बनर्जी। और 5वें नंबर पे अगर बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगी आपकी, चौथे नंबर पे बच्चों हो जाएंगी बीबी नागरत्ना। कौन हो जाएंगी, बीबी नागरत्ना। और अगर हम बच्चों बात करेंगे, आपको पता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला, ये आपकी जेआई यानी कि जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, और कोई भी महिला अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि बीबी नागरत्ना जो है 2027 तक भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। पहली न्यायाधीश बनी थी आपकी कौन,
पहली न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन बनी थी आपकी बच्चों, फातिमा बीबी, लेकिन जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो बीबी नागरत्ना बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये कौन से भाग में है बच्चों, ये भाग 5 में है, और आर्टिकल नंबर जो है वो कौन सा, 124। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, ठीक है, और भाग 5 के अंदर इसकी चर्चा की गई है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी आपकी, 28 जनवरी सन 1950। कब स्थापना हुई थी बच्चों, 28 जनवरी 1950 में। और ये किसका उत्तराधिकारी बना था बच्चों, फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी। किसका अधिकारी था, फेडरल कोर्ट का। और फेडरल कोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी आपकी, 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी बच्चों, 1 अक्टूबर 1937 को जो फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, और उसी का उत्तराधिकारी यानी 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट बना था। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। अगर हम बच्चों अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ, इसका जो उद्घाटन है वो आपका किसने किया है बच्चों, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका पीएम मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बच्चों, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया बच्चों। और इसका उद्घाटन जो है वो आपका कहां पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा। कहां पर हुआ है बच्चों, ग्रेटर नोएडा। अगर हम नोएडा की बात करेंगे बच्चों तो यूपी का एक शहर है, जहां पर यूपी का जो है वो चौथा यानी कि यूपी का 4th जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो है वो आपका कहां पर बन रहा है बच्चों, नोएडा के अंदर। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका कहां पर बन रहा है, नोएडा के अंदर बन रहा है, जिसका नाम जो है वो बच्चों क्या होगा, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या होगा बच्चों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पर स्थित है बच्चों, जेवर के अंदर। आपको पता है कि टोटल 5 जो है वो, एक आपका ये बन जाएगा, दूसरा अयोध्या में बन रहा है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बनने के बाद यूपी एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पर 5 जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, नोएडा के पास में ही आपका गौतम बुद्ध नगर है, जहां पर जो है वो यूपी की पहली फिल्म सिटी बन रही है। कहां पर बच्चों, यूपी के अंदर जो है वो आपकी पहली फिल्म सिटी जो है वो यहीं पर स्थापित की जा रही है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो आपका अहमदाबाद की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये 37वीं विश्व विरासत धरोहर स्थल है, जिसको 2017 में घोषित किया गया था। और जयपुर की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये 38वीं विश्व विरासत धरोहर स्थल है, जिसको जो है वो 2019 में घोषित किया गया था। ये बच्चों 37वीं नहीं, इसको 36वां लिखेंगे। कौन से नंबर की बच्चों, 36वीं जो है विश्व विरासत धरोहर स्थल है, जिसको जो है वो आपका 2016 के अंदर 2017 के अंदर ही जो है वो इसको घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का जो है वो स्थान क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो ये सूचकांक 2 जो है वो आपकी एजेंसी जारी करती हैं। ये जो आपका सूचकांक जारी किया है, यहाँ पर जो मैंने जिस सूचकांक की बात की है, इसमें इस सूचकांक को जो है वो आपका जारी किया है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। किसने जारी किया है बच्चों, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने अभी हाल फिलहाल में जारी किया है बच्चों। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, और एक द हेरिटेज फाउंडेशन भी जारी करता है। एक कौन जारी करता है बच्चों, द हेरिटेज फाउंडेशन भी जारी करता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसने जो है वो अपना सूचकांक जून में ही जारी कर दिया था। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत का जो स्थान था बच्चों, कौन से नंबर का था, 131वां था। और अगर बात करेंगे इसमें नंबर 1 पर जो है द हेरिटेज फाउंडेशन के अंदर जो है वो आपका नंबर 1 पर कौन था बच्चों, तो नंबर 1 पर था आपका सिंगापुर। कौन था बच्चों, सिंगापुर। लेकिन ये जो आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने, इसमें हमारे भारत का 89वां स्थान है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि नंबर 1 जो कंट्री है आपकी, वो कौन है बच्चों, हांगकांग है। कौन है नंबर 1 आपकी, हांगकांग जो है वो नंबर 1 कंट्री बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ सूचकांक जो है वो आपको दे रखे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें अगर हम बच्चों बात करेंगे तो हमारे भारत का स्थान कौन सा, 150वां है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि 2021 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा था बच्चों, तो ये था 142वां। कौन सा स्थान था, 142वां। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जो है वो प्रतिवर्ष आपका जो है वो 3 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है बच्चों हम प्रतिदिन क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों, विश्व प्रेस दिवस जो है वो आपका इसी दिन जो है वो आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद में अगर बात करेंगे मानव विकास सूचकांक 2021-22 जो कि अभी जारी हुआ है, इसमें हमारे भारत का स्थान कौन सा बच्चों, 132वां। इस सूचकांक को जारी कौन सी संस्था करती है, आपकी यूएनडीपी जो है वो इसको जारी करती है। भारत का स्थान 2020 में जो है वो इसके अंदर कितना रहा था बच्चों,
131वां स्थान रहा था भारत का 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? यानी घायलों और युद्ध युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? यूनिसेफ, इंटरपोल, यूएनईपी या रेड क्रॉस। अगर बच्चों यूनिसेफ की बात की जाएगी तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि ये चिल्ड्रंस के लिए है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अगर हम बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो बच्चे घायल हुए थे उनको जो है वो स्वास्थ्य और खाना ये सब प्रदान करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 11 दिसंबर 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो यूनिसेफ जो है वो किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। यूएनईपी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर है आपका यूएनईपी का नैरोबी केन्या। कहां पर है बच्चों? नैरोबी केन्या के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं इंटरपोल की बात करूंगा बच्चों तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? लियोन फ्रांस के अंदर। कहां पर है बच्चों? लियोन फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है वो आपका एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस आपराधिक संगठन है। ठीक है बच्चों, अगर अब जो बचता है आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? घायलों और युद्ध कैदियों के लिए, घायलों और युद्ध कैदियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1863 में। और इसके जो संस्थापक थे बच्चों, अगर हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो जो इसके संस्थापक थे आपके वो कौन थे बच्चों? हेनरी डोनेट। कौन थे बच्चों? हेनरी हेनरी डोनेट जो है वो इसके संस्थापक थे। और इन्हीं हेनरी डोनेट को अगर हम बात करेंगे, पहला शांति का नोबेल दिया गया था बच्चों। पहला शांति का नोबेल जो है वो इन्हीं को दिया गया था। और ये पहला शांति का नोबेल जो है इन्हें कब दिया गया था बच्चों? तो ये इनको दिया गया था आपका 1901 में। जिस वर्ष नोबेल पुरस्कारों की स्थापना होती है उस वर्ष जो है वो आपका सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो इन्हीं को दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। रेड क्रॉस की अगर बच्चों बात करेंगे तो जो आपके हेनरी डोनेट है इनका जन्म जो है वो बच्चों 8 मई के दिन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है वो 8 मई को हम क्या मनाते हैं? 8 मई को बच्चों हम प्रतिवर्ष मनाते हैं आपका रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं बच्चों? रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे बच्चों तो ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसका नाम रेड क्रॉस है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, इसके संस्थापक कौन है? हेनरी डोनेट। और पहला शांति का नोबेल जो है वो 1901 में इनको दिया गया था। 8 मई को हम प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाते हैं। आगे बात करेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 बार प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है बच्चों? तो इसका भी नाम जो है वो आपका क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को टोटल 3 बार शांति का नोबेल दिया गया था। कौन कौन से वर्ष में मिला था? 1917 के अंदर, 1944 के अंदर और 1963 में। 3 बार जो है वो इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो बच्चों 2 लोगों को मिला था। पहला हो जाता है आपका मारिया रेसा। पहला कौन था आपका? मारिया रेसा। और दूसरा जो है वो आपकी कौन हो जाती है बच्चों? दिमित्री मुराटेव। कौन हो जाती है बच्चों? दिमित्री मुराटेव। अगर मारिया रेसा की बात करेंगे बच्चों तो ये फिलीपींस की थी। और दिमित्री मुराटेव की बात करेंगे तो ये बच्चों कहाँ की थी? आपके रूस की थी। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य बचे? अगर हम बच्चों यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो आपको पता है यूरोपियन यूनियन की अगर बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहां पर है बच्चों? ब्रुसेल्स के अंदर है। कहां पर है बच्चों? ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम के अंदर। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करेंगे बच्चों तो इसकी जो मुद्रा है आपकी वो क्या है? यूरो है। क्या मुद्रा है बच्चों? यूरो। अगर हम बात करेंगे पहले जो है वो इसमें कितने देश हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन में? 28 देश। पहले कितने देश हुआ करते थे? 28। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे कि 2016 के अंदर, 2016 को एक देश आपका बाहर कर दिया जाता है। कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे बच्चों 2016 में इसको बाहर किया जाता है। और इसी प्रोसेस को जो है वो हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों? ब्रेग्जिट बोला था।
इसी प्रोसेस को जो है बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेग्जिट कहते हैं। अगर बात करेंगे कि ब्रेग्जिट क्या है, तो ब्रेग्जिट की अगर हम बात करेंगे तो यही आपका 2016 में ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। और जब 27 में से एक देश बाहर हो जाता है बच्चों, तो अब जो है वो वर्तमान में कितने देश बचते हैं आपके, 27। अगर मैं इस यूरो मुद्रा की बात करूंगा बच्चों, तो इसमें से 19 देशों की जो है ये आधिकारिक मुद्रा है। 19 देशों की जो है वो कैसी मुद्रा है बच्चों, आधिकारिक मुद्रा है। और बचे हुए देशों की अपनी आधिकारिक मुद्राएं कुछ और हैं, ठीक है। तो उन्होंने नहीं अपनाया है, लेकिन 19 देशों की जो है वो ये आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया है। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बच्चों बात करेंगे, इसके साथ ब्रुसेल्स में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो नाटो का भी हेडक्वार्टर है। नाटो की अगर हम बात करेंगे, तो नाटो का जो है वो आपका एक सैन्य संगठन होता है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो आपका कहां पर है, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? आपको पता है बच्चों की पोखरण के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक यानी कि पहला हुआ था बच्चों, जो कि आपका कब हुआ था, ये हुआ था बच्चों 18 मई 1974 को। कब होता है बच्चों? 18 मई 1974 को होता है। और सेकंड परमाणु परीक्षण की बात करेंगे बच्चों, तो ये 11 से लेकर के 13 मई 1998, 11 से लेकर के 13 मई 1998 तक ये परीक्षण होता है बच्चों। और अगर हम बात करेंगे, ये जो है वो आपका परीक्षण 11 मई से लेकर के 13 मई, इस समय जो है ये किसके समय में किया गया था बच्चों? तो इस समय आपकी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और इस समय अगर बात करेंगे, ये किसके समय में हुआ था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों इसका नाम जो है वो क्या रखा गया था, जो पहला परमाणु परीक्षण था, इसका नाम बच्चों रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया था बच्चों? स्माइलिंग बुद्धा। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इसका नाम जो है वो स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया? तो अगर हम बच्चों बात करेंगे, 18 मई 1974 के दिन जो है वो जैसलमेर से कुछ दूर, अब जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर है आपका पोखरण, वहां पर जो है ये परीक्षण किया गया था। और ये परीक्षण जो है बच्चों ये आपका किया गया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इसीलिए जो है वो इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करेंगे, तो दूसरे का नाम जो है वो बच्चों क्या रखा गया था? तो दूसरे का नाम आपका रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम रखा गया था बच्चों? ऑपरेशन शक्ति जो है वो इसका नाम रखा गया था। यानी कि पहले का नाम जो है वो क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरे का नाम जो है वो क्या रखा गया था आपका? ऑपरेशन शक्ति। इसीलिए जब ये 11 मई को हुआ था बच्चों, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष जो है वो 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई को बच्चों प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो आपका प्रतिवर्ष 11 मई को जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो आपका 11 मई को हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बात की थी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस की और कुछ जो है वो आपकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।